नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। यह जो वीडियो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए है। इसमें सभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी पर प्रैक्टिस सेट आएगा और सॉल्व पेपर करवाया जाएगा। ठीक है, जो पुराने पेपर हैं उन्हें यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। यह मुख्य रूप से यूपीएचएससी और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यह सीरीज कंटिन्यू चलेगी। इसमें आपको कंटिन्यू आपको हिंदी विषय से संबंधित सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ फर्स्ट पेपर का भी सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी चलिए फ़िलहाल हम देखते हैं आज का अपना प्रश्न। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न पत्र है आपका, यह यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2021 में करवाई गई थी 13 नवंबर को, वह पेपर यहाँ पर हम लेकर आए हुए हैं आपके पास। इसे हम हल करेंगे। तो अगर हम देखें जो पहला प्रश्न है यह हिंदी विषय से संबंधित है। सभी को हम पहले से ही बता दे रहे हैं। फर्स्ट पेपर का भी सॉल्व पेपर लाया जाएगा। पहले हिंदी का करवा रहे हैं। हिंदी और फर्स्ट पेपर दोनों की सीरीज चलेगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? तो अगर हम इस प्रश्न का सही विकल्प देखें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं: विलियम जोन्स, ग्रियर्सन, वीम्स और हार्नले। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, हार्नले। हार्नले ने ही सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया था। ठीक है, इनका पूरा नाम है AFR, डॉक्टर AFR हार्नले। ठीक है, और इन्होंने 1880 ईस्वी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण किया। ठीक है, 4 रूपों में वर्गीकरण इन्होंने किया था। यह भी देख लीजिए क्योंकि हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। 4 प्रकार से इन्होंने आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। पहला प्रकार था पूर्वी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत इन्होंने पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया को रखा। आप सभी से चाहे नोट कर लीजिए, चाहे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दूसरा पार्ट था पश्चिमी गौड़ियन। पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत इन्होंने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी को रखा। तीसरा इन्होंने पार्ट किया उत्तरी गौड़ियन। उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत इन्होंने गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी को रखा। और चौथा इनका पार्ट था दक्षिणी हिंदी, जिसमें इन्होंने मराठी को रखा है। डॉक्टर हार्नले कहते हैं कि जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में विद्यमान थे वे भीतरी आर्य कहलाए और जो चारों ओर फैले हुए थे वे बाहरी आर्य कहलाए हैं। ठीक है, ये इनका मानना था। आगे हम देखेंगे, ये तो था हार्नले के बारे में। एक और यहाँ पे प्रश्न बनता है जॉर्ज ग्रियर्सन के संबंध में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था। इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पार्ट 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूशन पार्ट 1 1920 में इन्होंने अपना पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें इनका पहला वर्गीकरण जो था बाहरी उपशाखा के अंतर्गत इन्होंने 3 विभाजन किए, जिसमें पहला था उत्तरी पश्चिमी समुदाय, जिसके अंतर्गत इन्होंने लहंदा और सिंधी को रखा। दूसरा इनका था दक्षिणी समुदाय, जिसके अंतर्गत इन्होंने मराठी को रखा। तीसरा इनका था पूर्वी समुदाय, जिसके अंतर्गत इन्होंने उड़िया को रखा, बिहारी को रखा, बंगला को रखा और असमिया को रखा। इसके साथ ही इनका दूसरा पार्ट इन्होंने किया। पहला तो बाहरी उपशाखा के अंतर्गत ये 3 विभाजन किए। दूसरा इनका था मध्य उपशाखा, जिसके अंतर्गत इन्होंने मध्यवर्ती समुदाय को रखा और उस समुदाय के अंतर्गत इन्होंने पूर्वी हिंदी को स्थान दिया। तीसरा इनका जो विभाजन था वह भीतरी उपशाखा कहलाया
और इसके अंतर्गत इन्होंने 2 विभाजन किए। पहला विभाजन था केंद्रीय समुदाय, जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी और राजस्थानी को रखा। और दूसरा विभाजन था पहाड़ी समुदाय, जिसके अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी को इन्होंने स्थान दिया। तो यह तो था हार्नेले और साथ ही साथ ग्रियर्सन के संबंध में। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपको पूछेगा तो आप हमें उम्मीद है हल कर लेंगे। आगे हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है मैथिली, दूसरा है अपभ्रंश, तीसरा है तमिल और चौथा है तेलुगु। ठीक है, हम इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का अगर हम देखें तो सही विकल्प जो है वह है बी, अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले ही उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्यिक रचना की एक प्रमुख और जीवंत भाषा है। ठीक है, अपभ्रंश जो है वो आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। ठीक है, यह कह सकते हैं कि प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। इसमें सभी भाषा वैज्ञानिक तत्व हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इसके पहले की जो भाषाएं थी पाली और साहित्यिक प्राकृत, उसमें जो विद्यमान थे तत्व वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ नए तत्व भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे आगे चल कर के आधुनिक आर्य भाषाओं के लिए एक अमूल्य निधि साबित हुए। ठीक है, अगर हम बात करें अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश 2 शब्दों से मिलकर बना है। अप धन घ्रज के साथ अपधन अंश के साथ घ्रज प्रत्यय के योग से अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। सर्वप्रथम ब्याडी ने अपभ्रंश से जुड़ा कुछ आपको बता दे रहे हैं तत्व। सर्वप्रथम ब्याडी ने शब्द संस्कार से हीन शब्दों के लिए अपभ्रंश नाम का प्रयोग किया था, जो हमें भर्तृहरि के वाक्यपदीयम से यह जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ पतंजलि के महाभाष्य में भी हमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद किए हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं से निकली है हमारी आधुनिक आर्य भाषा, जिसमें अगर हम देखें तो कुछ अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक आर्य भाषा और उपभाषाओं की बात करें तो पहला जो आ जाता है सौरसेनी अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी निकली और पश्चिमी हिंदी के ही अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, गुजराती, ये सभी भाषाएं बोलियां निकली हुई हैं। दूसरा नंबर है अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी निकली और जिसमें बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरा है मागधी अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत बिहारी हिंदी को रखा गया और इसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया और असमिया जैसी बोली और भाषाओं को रखा गया। चौथा है खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी को रखा गया। पांचवा है पैसाची अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत लहंदा और पंजाबी को रखा गया। छठा पार्ट है भोलानाथ तिवारी के अंतर्गत ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी को रखा गया और 7वां पार्ट है महाराष्ट्री, जिसके अंतर्गत मराठी को रखा गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो यहाँ पे हमारे 4 विकल्प दिए हैं, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और पैसाची अपभ्रंश। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है हमने अभी देखा, किससे मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा?
विकल्प हैं हरदेव बाहरी ने, या फिर कामता प्रसाद गुरु ने, या फिर भोलानाथ तिवारी ने, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो किसने कहा है? हरदेव बाहरी ने। सर्वप्रथम यहाँ पे हमारा विकल्प सही होगा ए। हरदेव बाहरी ने ही बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा। हरदेव बाहरी की बात करें तो ये 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय भाषाविद थे, साहित्यिक आलोचक थे, कोशकार थे। इन्हें कई सारी हिंदी, पंजाबी, इंडो आर्यन भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने प्रकाशन राजपाल एंड सन्स के सहयोग से सामान्य और तकनीकी दोनों ही उद्देश्यों के लिए कई एक भाषी और द्विभाषी शब्दकोशों का संकलन किया। ठीक है, आपने हरदेव बाहरी के बारे में समझ लिया। कामता प्रसाद गुरु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु 1920 में लगभग 1 वर्ष तक इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित बाल सखा और सरस्वती पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया। इन्हें अनेक भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन इनकी ख्याति इनकी साहित्यिक कृतियों से नहीं बल्कि इनके व्याकरण के कारण है। हिंदी व्याकरण इन्होंने जो लिखा था उसकी वजह से है। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की बात करें तो यह भी हिंदी के शब्दकोशी और भाषा वैज्ञानिक आयाम को समृद्ध करने और संपूर्ण करने में भी इनका बहुत ही ज़्यादा श्रेय दिया है इन्होंने। ठीक है, इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, जिसमें 40,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन को आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न अपना। सॉरी, माफ करेगा, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली किस प्रकार का एक कृत्रिम रूप है? असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर बंगला? तो अगर हम देखें इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, बंगला। ब्रजबुली जो है वो बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। ब्रजबुली उस काव्य भाषा का नाम है जिसका प्रयोग उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेशों अर्थात हम कह सकते हैं मिथिला, बंगाल, असम और उड़ीसा के भक्त कवि प्रधान रूप से कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने के लिए ब्रजबुली का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ नेपाल में भी ब्रजबुली में लिखे कुछ वाक्य और नाट्य ग्रंथ हमें देखने को मिल सकते हैं। कह सकते हैं कि इस काव्य भाषा का प्रयोग शताब्दियों तक होता रहा है। ठीक है, ब्रजबुली शब्द की उत्पत्ति तथा ब्रजबुली भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में कई जगह मतभेद है और एक बात यह स्पष्ट किया गया है विद्वानों के द्वारा कि ब्रजबुली ब्रजभाषा नहीं है, वह बंगला से संबंधित है। ठीक है, असमी को आप सभी जानते हैं, असम में बोली जाने वाली भाषा है असमी या फिर जिसे असमिया कहते हैं। ठीक है, यह वहाँ की प्रमुख और आधिकारिक भाषा है। इसके साथ ही ब्रजभाषा को आप सभी जानते हैं। ब्रजभाषा मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदाऊं, बरेली इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है और यह प्राचीन समय में साहित्य जगत में बहुत ही ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाई हुई थी। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो भोजपुरी जो है वह हमारे उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, चंपारण, रांची जैसे जिलों में, बिहार के कुछ जिलों में भी यह बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी होती है? कैसी ध्वनि है? सॉरी, उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? विकल्प है ओष्ठ, दंतोष्ठ, तालव्य, जीवामूली। हम सभी जानते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर बचपन से ही रटाया गया है। कई सारे जो हमारे वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनको बताया गया है कि कैसे कहाँ से किनका स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा विस्तार में ना जा करके आपको मुख्य रूप से बताएंगे कि छा ध्वनि जो है सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा सी, तालव्य प्रकार की ध्वनि है। देखिए, जो तालव्य प्रकार की ध्वनियाँ होती है हमने पढ़ा है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचुवसा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्धा, लिटुरसा नाम दंतः। ठीक है, मतलब इचुवसा नाम तालु वर्ग की बात करें, तालव्य की बात करें अगर चा वर्ग की, तो इचुव मतलब ई और चा वर्ग ई चूय, ये सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ई, चा वर्ग
और या, ये सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो हमारा चा वर्ग के अंतर्गत ही आएगा छा, चा छा। तो यह भी तालव्य प्रकार की ध्वनि हो जाएगी। चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ अगर गलतियां हो गई हों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यहाँ पे विकल्प है 343, 344, 351 और 345। कौन सा विकल्प सही है? तो अगर हम बात करें, यहाँ हमारा विकल्प सही है बी, 344। हमारे भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1995 को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में कई विषयों पर सिफारिश करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया था। ठीक है, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट थे, जैसे संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, संघ के कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही है ना। तो ये कई सारे सिफारिश थे जिन पे विचार करने के लिए जिनके लिए इस राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। तो सही विकल्प है बी, 344। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? विकल्प है सैंधव लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। तो हम सभी जानते हैं किससे हुआ है। विकल्प हमारा सही है डी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, प्राचीन काल में नागरी लिपि को ही ब्राह्मी लिपि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? विकल्प है देवनागरी, आनंद नागरी, नांदे नागरी या फिर ब्रह्म नागरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नांदे नागरी, या फिर इसे नांदी नागरी भी कह सकते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी लिपि है जो नागरी लिपि से ही व्युत्पन्न है। ठीक है, हमें नांदे नागरी या फिर कह सकते हैं नांदी नागरी से संबंधित कई सारे शिलालेख और पांडुलिपियां दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में, जैसे कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र के दक्षिण की छोर पर कई सारे शिलालेख और पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं नांदे नागरी लिपि में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? यहाँ पे हमारा विकल्प है हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्य देशीय भाषा या फिर प्राच्य देशीय भाषा। तो इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो विकल्प सही है सी, मध्य देशीय भाषा। यहाँ पे उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से किया गया है। ठीक है, क्योंकि उदंत मार्तंड ने हिंदी की खड़ी बोली और ब्रज भाषा बोलियों का मिश्रण लागू किया था, इसीलिए इस पत्र के संचालकों ने इसे मध्य देशीय भाषा कहा। ठीक है, अगर हम उदंत मार्तंड की बात करें तो यह हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र था जो 30 मई 1826 ईस्वी को निकला था। इसी दिन इसीलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, दुर्गा प्रसाद मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो हम सभी जानते हैं आसान सा प्रश्न है, लेकिन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से बातें करेंगे, क्योंकि ऐसे ही तो पेपर को सॉल्व करते हुए चलेंगे, लोगों के बारे में जानते चलेंगे ताकि हमारा रिवीजन होता चले। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प है, हम सभी जान रहे हैं बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका थी जिसका संपादक कार्य बालकृष्ण भट्ट ने किया था। इनका समय अगर हम देखें तो 1848 से 1914 था। हिंदी प्रदीप का प्रथम अंक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे और भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य भी थे। इसके साथ ही साथ प्रयाग में
भट्ट जी ने हिंदी प्रवर्धिनी नामक एक सभा की भी स्थापना की थी और इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्र को 33 वर्षों तक उसका संपादन एवं संचालन किया। इनमें इनके कई सारे निबंध हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भट्ट जी के कुछ निबंधों का संग्रह निबंधावली नाम से भी प्रकाशित करवाया था। अगर हम इनके कुछ निबंधों की बात करें बालकृष्ण भट्ट के, तो इनके निबंध संग्रह हैं भट्ट निबंधावली, साहित्य सुमन। कुछ उपन्यास हैं इनके, जैसे सवजानिक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी। कुछ नाटक हैं इनके, जैसे बाल विवाह, दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, चंद्रसेन। इन्होंने कुछ अनुवाद भी किया, जैसे मृच्छकटिका, पद्मावती, बेणी संहार। ठीक है। अब हम बात करें अगर इसी के साथ साथ लगे हाथ श्रीनिवास दास जी पे, तो इनका समय है 1850 से 1907 ईस्वी। ठीक है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के ये लेखक माने जाते हैं। उपन्यास का नाम आप सभी जानते हैं, परीक्षा गुरु, जो कि नवंबर 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह भी भारतीय हिंदू युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। बात करें अगर हम दुर्गा प्रसाद मिश्र के बारे में, तो इनका समय था 1860 से लेकर 1910 ईस्वी। हिंदी पत्रकारिता के जन्मदाताओं एवं प्रचारकों में इन्हें शुमार किया जाता है। ठीक है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत काशी से निकलने वाले साहित्यिक पत्रिका कवि वचन सुधा के संवाददाता के रूप में की थी। बात करें दुर्गा प्रसाद मिश्र की, तो इन्होंने 1878 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका भारत मित्र के साथ संबंध संपादक के रूप में जुड़े। ठीक है। अब अगर बात करें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, तो यह भी भारतीय हिंदू मंडल के प्रमुख कवियों में इनको स्थान मिला था। इसके साथ ही 1930 ईस्वी में प्रेमघन जी ने सदधर्म सभा और 1931 में रसिक समाज की स्थापना की थी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। 1938 ईस्वी में इन्होंने आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। साथ ही 1949 ईस्वी में इन्होंने नागरी नीरद नामक साहित्यिक पत्र का भी संपादन एवं प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रेमघन ने प्रेमघन सर्वस्व नाम से हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने 2 इनके निबंधों को प्रकाशित किया है। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम इनकी कुछ कृतियों को देखें, तो आनंद अनुरोदय, मयंक महिमा, जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, भारत भाग्योदय, प्रयाग रामागमन, अलौकिक लीला, संगीत सुधा सरोवर इत्यादि है। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? तो आप सभी को बता दें, ये जो प्रश्न है इसको आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि ये चारों जो विकल्प हैं इनमें कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो सन दिया है इस सन के हिसाब से, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा काशी की जो स्थापना थी वह 16 जुलाई 1893 में हुई थी। ठीक है। इसको श्याम सुंदर दास जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, इसकी स्थापना 11 मार्च 1951 ईस्वी में किया गया था, बिहार के तत्कालीन राज्यपाल माधव श्रीहरि अणे की अध्यक्षता में। ठीक है। यहाँ से ही त्रैमासिक पत्रिका परिषद पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था। ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की बात करें, तो इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1910 ईस्वी को की गई थी वाराणसी में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी और महामंत्री थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी। 1 साल बाद इसको स्थानांतरित करके इसका सम्मेलन प्रयागराज में स्थापित कर दिया गया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की बात करें, तो 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी और राजश्री टंडन की प्रेरणा से की गई थी। तो इस प्रकार से इनमें से चारों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, पर इनका ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प है राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, श्याम सुंदर दास। ठीक है। श्याम सुंदर दास जी 1901 तक
श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक रहे। 1901 के बाद महावीर प्रसाद जी 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद जी इसके संपादक थे। बात करें सरस्वती पत्रिका की तो इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा किया गया था। ठीक है, और 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव इंडियन प्रेस के मालिक चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा के सम्मुख रखा था। ठीक है, महावीर प्रसाद जी ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ज्ञानवर्धन के साथ साथ राष्ट्रीयता का भी प्रचार करना चाहा, और जिसमें इन्होंने हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त इत्यादि जो हमारे लेखक और कवि हुए, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1901 में संपादन का कार्य जब श्याम सुंदर दास जी ने किया था तो इन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक लिए हुए किया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जनवरी 1900 में संस्थापक चिंतामणि घोष ने संपादक मंडल की स्थापना की थी, जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, बाबू राधाकृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि विद्यमान थे। ठीक है, हमने बता ही दिया 1903 से 1920 तक हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जिन्होंने खड़ी बोली को नई ऊंचाइयां प्रदान की। 1921 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक प्रदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी थे इसके संपादक। 1927 में पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक बने। 1928 में पुनः पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को इसका संपादक बनाया गया, और 1929 से लेकर के 1946 ईस्वी तक पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक कार्य बने। 1946 में उमेश चंद्र मिश्रा और देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त इसके संपादक बने, लेकिन बाद में 1955 तक देवी दयाल चतुर्वेदी इसके संपादक बने रहे और उमेश चंद्र हटा दिए गए। ठीक है, 1956 से लेकर के 1976 ईस्वी तक श्री नारायण चतुर्वेदी भैया साहब इसके संपादन कार्य को संभाला उन्होंने। 1980 ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जून 1980 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य प्रकाशन बंद कर दिया गया। किस वजह से? धनाभाव के कारण। इस समय इसके संपादक थे निशीथ राय। 40 साल बाद सरस्वती पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया गया 2020 में इसका पुनः प्रकाशन किया गया, और इसके संपादक बने डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल और सह संपादक बने अनुपम परिहार। ठीक है, जनवरी 2022 से इस पत्रिका का जो संपादन कार्य है वो रवि नंदन सिंह एवं अनुपम परिहार जी संभाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये सरस्वती पत्रिका का पूरा इतिहास आपको बता दिया। अगर कोई भी प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछेगा तो उम्मीद है आप सभी हल कर लेंगे। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? विकल्प है F.E.K. या फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, या फिर मौलवी करीमुद्दीन, या फिर एडविन ब्रिज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, हम सभी जानते हैं, डी, एडविन ग्रिव्ज। ठीक, कुछ हम अगर हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों को देखें तो आप सभी जानते हैं गारसादी तासीर ने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में। दूसरा था मौलवी करीमुद्दीन का तबका तरसुहा। ठीक है, ठीक। तीसरा था शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने लिखा मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में, 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में कराया गया। एडविन ग्रीव्स ने लिखा, जो इसका प्रश्न पूछा गया है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कब प्रकाशित हुआ? 1918 ईस्वी में, और यह अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आया 1940 ईस्वी में हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। फिर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक सिद्धांत आया 1938 ईस्वी में।
फिर बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये तीनों इतिहास ग्रंथ इनके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों को देखें अगर, तो नगेंद्र जी के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण है। धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया संपादित हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण है। राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा संपादित हिंदी काव्यधारा महत्वपूर्ण है। गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास महत्वपूर्ण है। नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का अतीत जो 2 भागों में है वह भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही राम नरेश त्रिपाठी ने भी लिखा कविता कौमुदी जो कि 2 भागों में है। टीकम सिंह तोमर ने लिखा हिंदी वीर काव्य जो कि इम्पोर्टेंट है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास जो कि महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो कि महत्वपूर्ण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास जो कि महत्वपूर्ण है। अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य महत्वपूर्ण है। नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और इसके साथ ही इन्होंने एक और लिखा आधुनिक साहित्य जो कि दोनों ही महत्वपूर्ण है। राम शंकर शुक्ल ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि महत्वपूर्ण है। सुमन राजे के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कि महत्वपूर्ण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास जो कि महत्वपूर्ण है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य विमर्श जो कि महत्वपूर्ण है। और नागरीय प्रचारणी सभा काशी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो कि 18 भागों में विभाजित है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से साहित्यिक इतिहास ग्रंथ थे। उम्मीद है आप सभी से सबको मालूम है, बस थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे फटाफट हमने आपको रिवीजन करवा दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? ठीक है, विकल्प है राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह या फिर राजा हरराज सिंह। ठीक है, इस प्रश्न का सही विकल्प है बी राजा नल। इनके पिता का नाम क्या था? राजा नल। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में लिखा गया एक लोक भाषा काव्य है। इसमें राजकुमार है ढोला और राजकुमारी है मारू। ठीक है, राजकुमार है ढोला और राजकुमारी है मारू। ठीक है, इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। आज भी राजस्थान में इस प्रेमी जोड़े का जिक्र यहाँ के लोकगीतों में किया जाता है। मुख्यतः दोहों में रचा गया इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयों को इसमें जोड़कर इसका विस्तार करके इसे एक नया रूप प्रदान किया था। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? ठीक है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो विकल्प है राहुल सांकृत्यायन की, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दवाल की। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने 885 ईस्वी माना, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी माना और रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी माना है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है, यह कथन किसका है? ठीक है,
तो यहाँ पे विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे हम नाथ संप्रदाय से संबंधित कुछ कथनों को बताएंगे। आप उन्हें चाहे नोट कर लीजिए, चाहे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है। नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ विभिन्न जो है हमारे कह सकते हैं प्रमुख कवि, प्रमुख लेखक, उन्होंने क्या कहा है, नाथ विद्वान जो हमारे हैं उन्होंने नाथ पंथ के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है पहले उसे देखते हैं। सही विकल्प है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। बात करें राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा नाथ साहित्य सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने कहा कि नाथों की भाषा कुछ कर्कश और फक्कड़ी भाषा है जिसमें सपाट बयानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना प्रणाली की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना प्रणाली प्रारंभ हुई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या कथन है नाथ संप्रदाय के संबंध में कि संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्यधारा है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। इसके साथ ही एक कथन इनका और है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य रहा है। आगे हम अगर देखें तो मिश्र बंधु ने कहा कि इन्होंने गोरखनाथ को, जो मिश्र बंधु हैं, इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनका एक और कथन है गोरखनाथ की भाषा साधुकड़ी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि गोरखनाथ ने विभिन्न शैवों संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी संप्रदाय की स्थापना की। तुलसीदास जी ने कहा है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है कि गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का इन्होंने माना है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। चलिए आगे देखेंगे। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो यहाँ पे यह प्रश्न भी विवादित है इसीलिए इसको भी अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि जो आलवार संत हैं, आलवार संप्रदाय है, वह वैष्णव भक्तिभाव से संबंधित है। और वैष्णव भक्तिभाव में हमारे राम और कृष्ण दोनों आते हैं। ठीक है। ये विष्णु जी का ही दोनों अवतार हैं, तो दोनों ही इसमें आते हैं, राम भी आएंगे और कृष्ण भी आएंगे। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे विकल्प कोई भी नहीं सही है। ठीक है। अगर हम बात करें अलवार की, तो अलवार जो है, अलवार संत जो हैं वो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है। ये विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले होते हैं। अलवार अधिकतर तमिल कवि और संत थे। इनका जो समय है वह 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इनके पदों का संग्रह है दिव्य प्रबंध के नाम से है, जिसको वेदों के सामान्य माना गया है। दिव्य प्रबंध के नाम से आलवार संतों का एक ग्रंथ है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास जी की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? विकल्प है पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली या फिर कवितावली। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प है वह है ए, पार्वती मंगल। पार्वती मंगल को कांडों में विभाजित नहीं किया गया है। ठीक है। यह शिव और पार्वती जी के विवाह से संबंधित है। ठीक है। इसमें भी जानकी मंगल की तरह सोहर की 148 द्विपदियों और हरिगीतिका छंदों की 16 हरिगीतिकाएं हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? यहाँ पे पूछा गया है। दास्य भाव की, विकल्प है सख्य भाव की, दाम्पत्य भाव की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो सही विकल्प आयोग ने माना वह ए माना है, दास्य भाव की। श्री रामानुजाचार्य की जो भक्ति है दास्य भाव की है।
जबकि अगर हम देखें तो श्री रामानुजाचार्य जो थे और वैष्णव मत के प्रचारक थे, और वैष्णव मत के जो प्रचारक होते हैं उनमें दास एवं सख्य दोनों भाव ही समाहित हैं। तो अगर हम देखें तो इस तरह से हमारा ए और बी दोनों ही विकल्प सही होंगे, लेकिन यहाँ पे आयोग ने पहला माना हुआ है। ठीक है, रामानुजाचार्य ने उत्तर भारत में वैष्णववाद का प्रचार प्रसार किया, जबकि उनके शिष्य रामानंदाचार्य ने उत्तर भारत में दास्य भाव की भक्ति को प्रतिपादित किया था। चलिए आगे देखेंगे, रसलीन का मूल नाम क्या है? रसलीन का मूल नाम क्या है? विकल्प है सैयद मुस्तफ़ा मोहम्मद सईद, सईद अहमद, सैयद गुलाम नबी। सही विकल्प है डी, सैयद गुलाम नबी। ठीक है, ये रसलीन इनका जो है उपनाम था, और यह इस उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। इनके पिता का नाम सैयद बुहक्कर बाकर था। रसलीन ने 2 ग्रंथ इनके बहुत ज़्यादा फेमस है। अंग दर्पण, जिसकी स्थापना इन्होंने किया, अंग दर्पण जिसकी स्थापना इन्होंने किया 1737 ईस्वी में, और दूसरा था रस प्रबोध, रस प्रबोध। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने इसकी रचना इन्होंने की थी 1747 ईस्वी में। ठीक है, इसमें 180 दोहे हैं अंग दर्पण में, और रस प्रबोध में इनके 1127 दोहे हैं। ठीक है, रसलीन की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे नभोड़ा वर्णन, मध्या का सुरतांत, मध्या को मान, मध्याधीरा वर्णन, प्रौढ़ामान, प्रौढ़ा वर्णन। ठीक है, इत्यादि कुछ अनेक रचनाएं हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र और हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, या फिर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। सॉरी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य के माध्यम से यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी रंगमंच का जनक इन्होंने कहा। इसके साथ ही ये कहते हैं कि भारतेंदु के नाट्य लेखन की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर जो कि जिसका समय था 1867 के नाटक के अनुवाद से हुआ। भारतेंदु जी को हिंदी का पहला मौलिक नाट्य चिंतक भी माना जाता है। ठीक है, और अगर हम रामचंद्र तिवारी की बात करें तो इनका समय था 1924 ईस्वी से लेकर के 2009 तक। रामचंद्र तिवारी की कुछ अन्य अगर महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो रामचंद्र तिवारी जी की रचनाएं हैं हिंदी का गद्य साहित्य, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से इन्हें पुरस्कार भी मिला है। रीतकालीन हिंदी कविता और सेनापति, यह भी पुरस्कृत है। शिव नारायणी संप्रदाय और उसका साहित्य, यह भी पुरस्कृत है। इसके अलावा रामचंद्र तिवारी की अन्य कृतियां हैं कविराज, कविवर लेखराज, गंगा भरण और अन्य कृतियां, कबीर मीमांसा, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा, हिंदी आलोचना शिखर का साक्षात्कार, निबंध निहारिका, आलोचना का दायित्व, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना, आधुनिक कवि और काव्य, नाथ योग एक परिचय, मध्ययुगीन काव्य साधना इत्यादि इनकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुहमुहा प्रयास कहा है? विकल्प है पल्लव, ग्रंथि, वीड़ा या उच्छ्वास। सही विकल्प है सी, वीड़ा को। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी वीड़ा नामक काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुहमुहा प्रयास कहा है। यह कवि की काव्य भावना का शिशु संसार को दर्शाता है। ठीक, अपने काव्य जीवन का आरंभ इन्होंने वीणा नामक काव्य संग्रह से किया, जिसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ। ठीक है, वीणा संग्रह में की प्रमुख कविताओं में प्रथम रश्मि, जागरण इत्यादि महत्वपूर्ण है। ठीक है, पल्लव की बात करें तो पल्लव 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह सुमित्रानंदन पंत जी की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। इसमें इनकी अधिकांश रचनाएं प्राकृतिक सौंदर्य पर लिखी गई हैं।
पल्लव में इनकी जैसे कुछ रचनाएं हैं: आंसू, परिवर्तन, बादल, छाया, उच्छ्वास, मधुकरी, मौन, निमंत्रण। ठीक। ग्रंथि जो है उसका प्रकाशन इन्होंने 1920 ईस्वी में किया, लेकिन रचना इसकी 1920 में की, लेकिन काव्य संग्रह का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। ठीक है। यह इनकी आत्मकथात्मक कविता है। इसमें पंत जी ने अपनी प्रियतमा के अद्भुत सौंदर्य का चित्र अंकित किया। प्रेम के संयोग और वियोग पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति इस कविताओं में इन्होंने की है। उच्छ्वास जो है इसमें पंत जी ने कभी प्रकृति का अवसाद एवं करुणा की गहराइयों को व्यक्त किया है। ठीक है। इस कविता की सरलता में कवि अपने सौंदर्य बोध को उजागर करते हुए यौवन की सीमाओं में आकर संचारियों के माध्यम से व्यक्तता को दर्शाता है। ठीक है। उम्मीद है आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प है 1951, 1952, 1950 या फिर 1960। सही विकल्प है ए 1951, जो कि इसका संपादक किया अज्ञेय जी ने। ठीक है। टोटल अज्ञेय जी के संपादन में 4 सप्तक प्रकाशित हुए, जिसमें 7 कवियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में, जिसमें प्रमुख कवि थे अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ 1951 ईस्वी में, जिसके 7 कवि प्रमुख थे शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ 1959 ईस्वी में, जिसके प्रमुख 7 कवि थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। चौथा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1979 ईस्वी में, जिसके 7 कवि थे राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, अवधेश कुमार, नंद किशोर आचार्य, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर और सुमन राजे। ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर हम बात करें प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक की परिकल्पना अज्ञेय जी की नहीं थी, बल्कि प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन का था। ठीक है। लेकिन इसका प्रकाशन कार्य किसने किया? अज्ञेय जी ने किया। चलिए आगे देखते हैं। किले में औरत किस कवि की कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, पवन करण की, रघुवीर सहाय की या फिर अरुण कमल की? किले में औरत यह रघुवीर सहाय जी की कविता है। सही विकल्प है सी। रघुवीर सहाय का समय है 1921 ईस्वी से लेकर के 1990 ईस्वी। ठीक है। यह इनके हंसो हंसो जल्दी हंसो नामक काव्य संग्रह में संकलित है, किले की औरत। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं दूसरा सप्तक, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, दिल्ली मेरा परदेश या इनका निबंध संग्रह है, लिखने का कारण यह भी इनका निबंध संग्रह है। ठीक है। इसके अंतर्गत इसके अलावा इन्होंने विवेकानंद, रोमारोला, 12 हंगरी कहानियाँ, राख और हीरे, पॉलिश उपन्यास से लिया है इन्होंने, और वर्णम वन नामक शीर्षक से हिंदी भाषांतरण प्रकाशित भी किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु को, भाग्यवती को, देवरानी जेठानी की कहानी को या फिर वामा शिक्षक को? सही विकल्प है सी। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है डॉक्टर गोपाल राय ने। यह रचना है पंडित गौरी दत्त की। ठीक। इसके साथ ही डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने भाग्यवती को, जो कि श्रद्धाराम फिल्लोरी की रचना है, 1877 ईस्वी में लिखी गई, इसको डॉक्टर विजय शंकर मल्ल
हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं, ठीक है। और देवरानी जेठानी की कहानी जो कि 1870 ईस्वी में लिखी गई, इसे डॉक्टर गोपाल राय, जिसको लिखा था पंडित गौरी दत्त ने, इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास बताते हैं। और परीक्षा गुरु जो कि 1882 ईस्वी में लिखी गई, लिखा था लाला श्रीनिवास दास जी ने, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला निवास जी द्वारा लिखा गया उपन्यास परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला हिंदी का मौलिक उपन्यास माना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। वामा शिक्षक की बात करें तो वामा शिक्षक का समय है 1872 में लिखा गया, ईश्वरीय प्रसाद एवं कल्याण राय के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य अगर हम उपन्यासों की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट के कुछ उपन्यास थे, जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ठीक है। रहस्य कथा का समय है 1889, 1879, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 अजान एक सुजान 1892। ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में। राधा कृष्ण दास जी ने लिखा निस्सहाय हिंदू 1889 ईस्वी में। लज्जाराम मेहता ने लिखा धूर्त रसिक लाल 1889। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899। आदर्श दंपत्ति 1904। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907। आदर्श हिंदू 1914। ये सब लज्जाराम मेहता के उपन्यास हैं। यह प्रेमचंद पूर्व कुछ उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास हैं। यह परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास हैं, जैसे स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889। लवंग लता एवं आदर्श बाला 1890। चपला व नव्य समाज 1903। लीलावती का आदर्श सती 1901। तरुण तपस्विनी व कुटीरवासिनी 1906। पुनर्जन्म या सौतिहा डाह 1907। माधवी माधव व मदन मोहनी 1909। अंगूठी का नगीना 1918। ये किशोरीलाल गोस्वामी जी के प्रमुख उपन्यास थे। ब्रजनंदन सहाय ने लिखा सौंदर्यपाशक 1912। राधाकांत 1918, ठीक है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899। अधखिला फूल 1907, ठीक है। इसके साथ ही राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखा वन जीवन या प्रेम लहरी, और मन्नन द्विवेदी ने रामलाल 1917। चलिए आगे हम देखेंगे कुछ, हमने यहाँ पे आपको प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यासों को बताया है। ज़्यादा आप लोग घबराइएगा नहीं कि हमने यहाँ सारा उपन्यास ही बता डाला। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? अमीर गरीब का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष या फिर दलित संघर्ष। तो यह इसमें सही विकल्प है बी, किसान आत्महत्या। यह संजीव के द्वारा लिखा गया, संजीव के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसका मूल जो कथ्य है वह है किसान आत्महत्या। इस उपन्यास में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में यवतमाल जिले के एक गांव है बनगांव, उसका चित्रण किया गया है। लेकिन इसमें आंध्रा और कर्नाटका के भी किसानों के सही सारे भारत के किसानों की कहानियां भी इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कर्ज में डूबे हुए किसान के अभावग्रस्त जीवन का सजीव वर्णन दिखाया है इसमें इन्होंने, ठीक है। फांस जो कि खतरे की घंटी के रूप में दिखाया गया। चलिए आगे हम देखेंगे। किसान जीवन पे जो लिखा गया था वह है गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? विकल्प है मोहन राकेश की, कमलेश्वर की, राजेंद्र यादव की, महीप सिंह की। तो किसकी है? सही विकल्प है डी, महीप सिंह की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महीप सिंह की कुछ रचनाओं को अगर हम देखें, धुंधले कोहरे और भी कुछ, 20 सुबहों के बाद, लौ पर रखी हुई हथेली। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाटक दिए हैं, नाटककार दिए हैं और उन्हें सुमेलित करना है। थोड़ा छोटा कर दें तो आपको दिखेगा, देखिए दिख रहा है ना। यहाँ पे नाटकों को देखते हैं। अभंग गाथा,
ताले में बंद प्रजातंत्र, वायरस, इक्ता की आवाज़। यहाँ पे हैं नाटककार विभू कुमार, असगर जाहत, नरेंद्र मोहन और राजेश जैन। हमें सुमेलित करना है। सही विकल्प हमारा इसमें कौन होगा? सही विकल्प है ए। ठीक। अभंग गाथा जो है वह नरेंद्र मोहन का नाटक है। ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार जी का है। वायरस राजेंद्र जैन की रचना है और इत्ता की आवाज़ असगर वजाहत की। ठीक है, आगे देखेंगे अगले प्रश्न को और आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाटिका, नाट्यरासक, प्रहसन, गीति रूपक। तो सही विकल्प है बी, नाट्यरासक। भारत दुर्दशा को नाट्यरासक माना जाता है। 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया एक लघु नाटक है जिसमें भारत की दुर्दशा को दिखाया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, सौभाग्य और दुर्बल मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है, विकल्प देख लेते हैं, ध्रुव स्वामिनी, सकराज, कोमा, चंद्रगुप्त। तो यह जो है वह विवादित है क्योंकि यह जो कथन है, सकराज जो है वो कोमा से कहते हैं कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ठीक है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को आयोग घोषित किया क्योंकि यहाँ पे सकराज ना करके संकराज कर दिया गया है, इसलिए देखिए यहाँ पे संकराज किया गया है जबकि उनका नाम था सकराज, इस वजह से यह अयोग्य हो जाता है। पर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, फटाफट सारे प्रश्न कर लेते हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय का समय है 1933 से 1996। इनके कुछ अन्य निबंध हैं, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी, विषम योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी इत्यादि बहुत सारे, मराल, कामधेनु। ठीक है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? विकल्प है संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। सही विकल्प है सी, यह जीवनी है। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान पर केंद्रित जीवनी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सुभद्रा कुमारी की कुछ अन्य रचनाओं को देखेंगे तो अगर बाल साहित्य में इन्होंने झांसी की रानी, सभा का खेल, कदम्ब का पेड़ लिखा। कविता संग्रह है मुकुल, त्रिधारा, मुकुल और अन्य कहानियाँ। कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे सीधे चित्र इन्होंने। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी जमी अपना आसमां के लेखिका कौन है? विकल्प है कौशल्या बैसंत्री, सुशीला टाक भौरे, रजनी तिलक, रेखा कस्तवार। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, रजनी तिलक। अपनी अपनी जमी अपना आसमां रजनी तिलक की रचना है और यह रजनी तिलक की आत्मकथा है। ठीक है, रजनी तिलक की अन्य रचनाओं की बात करें, पदचात, कविता का आयतन, बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, हवा से बेचैन युक्तियाँ इनकी कविता है, दलित स्त्री विवाद एवं पत्रकारिता, साथ ही डॉक्टर आम्बेडकर एवं स्त्री चिंतन का दस्तावेज इनका ग्रंथ है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट या फिर बाल मुकुंद गुप्त। इस प्रश्न के जो सही उत्तर है वह है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध हैं मारे से मोहि कुठाऊं और कछुआ धर्म। कहानियां हैं उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। आलोचना है पुरानी हिंदी। अगले प्रश्न की ओर आएंगे, आप खुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? विकल्प है कौशल्या बैसंत्री, कुसुम अंसल, रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल। आप खुदरी जो है वह सही विकल्प है सी, रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा है। और ठीक है, इनका पहला पार्ट जो है वह हादसा है, हादसा के नाम से आया था 2005 में, और दूसरा पार्ट है आप खुदरी जो 2016 में आया। ठीक है,
इसके साथ इनकी कुछ कहानी संग्रह है, गीत अगीत, प्रकृति युद्ध रथ, खूंटे आम आदमी के लिए, अब और तब, विज्ञान बनता कभी, पत्रिका प्रेम की, ठीक है, तुम कौन, बहुत सारी रचनाएं हैं। कुछ कहानी उपन्यास हैं इनके, मौसी, सीता, कुछ कहानी संग्रह है, बहु जुठाई, ठीक है, विमर्श है, दलित हस्तक्षेप इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो सही विकल्प है यहाँ पर बी, भट्ट लोलट ने, ठीक है, भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना, ठीक है, उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध इन्होंने रखा था, ठीक है। लोलट के दर्शन को मीमांसा दर्शन कहते हैं। लोलट ने उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, उपचयवाद या प्रतीतिवाद इनके सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अगर यहाँ पे हम बात करें, भट्टनायक ने सांख्य दर्शन के आधार पर अपना सिद्धांत दिया और इनके सिद्धांत को, भट्टनायक के सिद्धांत को अभुक्तिवाद कहते हैं। आचार्य शंकुक ने के सिद्धांत को अनुमितिवाद कहते हैं और अभिनव गुप्त के सिद्धांत को अभिव्यक्तिवाद कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना? कुंतक ने, दंडी ने, वामन ने या फिर रुद्रट ने? तो किसने माना? वामन ने। सही विकल्प क्या है? सी। वामन ने कहा काव्य सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, ठीक। वामन ने कहा कि काव्य की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला और इन्होंने 2 प्रयोजन माना। दंडी ने 2 प्रयोजन माना था, काव्य की प्राप्ति एवं यश की प्राप्ति। रुद्रट ने यश को अधिक महत्व दिया था। आचार्य कुंतक ने काव्य रचना की प्रयोजन को स्वीकारा और इन्होंने चतुर्फल वर्ग की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और परमाह्लाद को इन्होंने महत्व दिया। आगे देखेंगे, रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विकल्प है विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध कथ्यवादी, विशुद्ध रसवादी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, विशुद्ध सौंदर्यवादी, ठीक है। आचार्य वामन ने हिंदी रीति संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया। विशिष्ट पदरचना रीति इन्होंने कहा है, ठीक है। इसके साथ ही विशेषो गुणात्मा, काव्य शोभाया, कर्तारो धर्म गुणः इत्यादि इनके 2 प्रमुख पंक्तियां हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या फिर विलक्षणा? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, इसमें व्यंजना है, ठीक है, व्यंजना है। आगे देखेंगे, क्योंकि यह अर्थ इसमें व्यंजित होता है कि संसार जो है वो चक्की के समान है जिसमें जन्म और मृत्यु रूपी 2 पार्टों के बीच में आदमी पिसता रहता है। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? पोएटिक्स में, मोरल फिलॉसफी में, ऑन द सबलाइम में, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, ऑन द सबलाइम में, ठीक है, उदात्तता का विवेचन किया है। आगे देखेंगे हम, लोंजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तथ्यों का विवेचन करते हुए इस सिद्धांत की रचना की थी और इन्होंने काव्य में उदात्त तत्व नामक एक कृति की भी रचना की है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? क्रोंचे ने, रिचर्ड्स ने, स्पिनगार ने या फिर इलियट ने? तो सही विकल्प है ए, क्रोंचे ने, ठीक है, क्रोंचे ने माना हुआ है। क्रोंचे ने ही यह मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे और अभिव्यंजनावाद के यह प्रवर्तक थे। इनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता को स्थापित करना था। इनके अनुसार कला का संबंध सहजानुभूति से है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? कृतिकार, कृति, समाज या फिर युगीन परिस्थितियां? तो सही विकल्प है बी, कृति। नई समीक्षा के केंद्र में कृति है।
20वीं शताब्दी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम नई आलोचना या नई समीक्षा रखा गया, न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से कृति को महत्व दिया गया। ठीक है, इसमें कृतिकार पर नहीं जबकि कृति पर ज़्यादा महत्व दिया गया। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? मिथक के द्वारा, कल्पना के द्वारा, प्रतीक के द्वारा, बिंब के द्वारा। सही विकल्प है डी, बिंब के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? एमिल जोला, कीट्स, जीन मोरेस, जेम्स जॉइस। तो सही विकल्प है हमारा सी, जीन मोरेस। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा जीन मोरेस ने की। ठीक है, 1886 ईस्वी में। यह फ्रांस के कवि थे। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर देवराज, नामवर सिंह या फिर नंदुलारे वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नामवर सिंह छायावाद के रचनाकार हैं और यह 1955 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सुरेश अज्ञात। विकल्प है चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, कमल भारती या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति का विनाश नाम से पुस्तक लिखा, जिसका समय है 1936 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, धर्म कथा, पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, मिथक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिथक का। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार पर माने जाते हैं? विकल्प है मार्क्सवाद पे, एकात्म मानववाद पे, गांधीवाद पे या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद पे। तो सर्वोदय और ट्रस्टीशिप जो है वो गांधीवादी दर्शन के आधार माने जाते हैं। तो विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी सर्वोदय यानी सबका उदय सबका विकास, यूनिवर्सल या सार्वभौमिक उत्थान। ठीक है, इसका निर्माण महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? मुर्दहिया, संताप, उठाई गिर या फिर जूठन। तो सही विकल्प है डी, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का समय है 1950 से 2012 तक। ये दलित साहित्य के प्रमुख रचनाकार थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है सही विकल्प हो जाएगा सी, जायसी का। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यापति की कविता का स्थापत्य सांगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं विकल्प है बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर विष्णुकांत शास्त्री। सही विकल्प है ए, बच्चन सिंह ने यह कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या परशुराम चतुर्वेदी का। तो सही विकल्प जो है वह है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है। अगला प्रश्न है, गांव को धान को गांव पयारते जानो ज्ञान, विषय रस भोरे सूर तो बहुत कहे न रहे, रसगुलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है यह कहा गया है। ठीक, तो देखेंगे हम। सही विकल्प हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले डी है, ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह पंक्तियाँ जो हैं भ्रमर गीत सार के 56वें पद से ली गई हैं। इसका अर्थ है, गोपियाँ कहती हैं गांव के
धान के गांव का परिचय उनके चारों ओर फैले पुआर यानी धान के भूसे से ही प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हें देख के यही लगता है कि तुम स्वयं तो श्री कृष्ण भक्त हो, उद्धव को कहती हैं, क्योंकि तुम स्वयं उनके चरणों में अनुराग रखते हो, बावले बने हुए हो, और फिर क्या तुम्हारे लिए उचित है कि हम जैसी जो बिरहनी बालाएं हैं उन्हें तुम श्री कृष्ण से अभिमुख होने का उपदेश दे रहे हो। तुम्हारी कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर है, इसलिए उचित यही है कि तुम हमसे इस विषय में अधिक चर्चा न करो। गूलर का फल फोड़ने से जो स्थिति उत्पन्न होती है वह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यह उन्होंने कहा है, यानी गूलर का फल देखने में तो अत्यंत सुंदर और मीठा लगता है, लेकिन जब उसे फोड़ दो तो उसमें मरे हुए कीड़े देखकर विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए तुम अपनी बात को गुप्त ही रखो, हम तुम्हारी वास्तविकता जान गई हैं। मुख्य रूप से यह पूरा पद का अर्थ था। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कमानी का 9वां सर्ग कौन सा है? विकल्प है कर्म, ईड़ा, ईर्षा या फिर स्वप्न। सही विकल्प है सी, ईड़ा। ठीक है, 15 सर्ग कमानी में टोटल हैं, आप सभी जानते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक, नोट कर लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई थी? गीतांजलि से, कृतिवास रामायण से, रामचरितमानस से या वाल्मीकि रामायण से? तो विकल्प सही है बी, राम की शक्ति पूजा बंगला के कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यह जो रचना है 23 अक्टूबर 1936 में लिखी गई। ठीक है, और 26 अक्टूबर 1936 को प्रकाशित हुई। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो विकल्प है मुक्तिबोध की, धूमिल की, रघुवीर सहाय की या फिर नागार्जुन की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, मुक्तिबोध की। ठीक है, मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता से यह लिया गया है, जो कि चांद का मुख टेढ़ा है नामक काव्य संग्रह में संकलित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन या फिर रंगभूमि? सही विकल्प है सी, सेवा सदन। पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से था 1916 ईस्वी में, बाद में हिंदी में अनुवाद करके 1919 ईस्वी में इसे सेवा सदन के नाम से प्रकाशित किया गया। चलिए आगे देखेंगे। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, 1915 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया यह कहानी है। ठीक है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, अश्वत्थामा। ठीक है, अंधा युग 1954 ईस्वी में लिखी गई धर्मवीर भारती जी के गीत नाट्य है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? सही विकल्प है डी, रसप्रिया का। रसप्रिया फणीश्वर नारायण की कहानी है और जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में ठुमरी नामक कहानी संग्रह में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, राग दरबारी। राग दरबारी जो है वह श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया, ठीक है, उपन्यास है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधा से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया, चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, चंद्रगुप्त का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया चंद्रगुप्त नाटक से यह लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में किया गया था। ठीक, आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा,
भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? बहुत ही आसान सा है। किससे लिया गया है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नवंबर 1884 में बलिया के ददरी में एक व्याख्यान दिया था और वही व्याख्यान यह निबंध के रूप में प्रकाशित हुआ हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका में दिसंबर 1884 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, विकलांग श्रद्धा का दौर। यह हरिशंकर परिसाई के द्वारा लिखा गया निबंध है। 1980 ईस्वी में यह लिखा गया था। ठीक है, 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की स्थापना है। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, ऋण जल धन जल। ठीक है, यह एक रिपोर्ताज है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, चीड़ों पर चांदनी। ब्रेख्त और एक उदास नगर नीलमर वर्मा द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी नाम का एक अंश है। ठीक है। इसका पहला संस्करण जो आया था 1964 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? तो टोटल कितने वर्ष लगे थे? 14 वर्ष। सही विकल्प है डी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी में, और यह जो है वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। इनको टोटल यह लिखने में 14 साल लगे। ठीक है। तो यह तो थे टोटल 70 प्रश्न। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में जो यूपी एचएससी की थी उसमें 100 प्रश्न पूछते हैं, 30 जीएस का होता है और 70 विषय से संबंधित होते हैं। तो यह हिंदी विषय से संबंधित 70 प्रश्न थे। बाद में आपको जीएस का भी प्रश्न करवाया जाएगा हल। अभी हमने सीरीज चलाई हुई है, दोनों सीरीजें चलेंगी साथ में। ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही साथ और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़िए, अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।